नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और ये शिक्षा का प्रसार आपको करना है, सिलेक्शन पाना है। अपने टीटी फैमिली की बात करेंगे। आज की क्लास गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। इसके पहले एनालिसिस कर चुके हैं आज के पेपर का, जरूर देख लीजिएगा। और बात करेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस पे सेट की बात करेंगे। देखिए, हिंदी और आपके संस्कृत में गद्यांश पद्यांश बहुत इजली आसानी से पूछा गया है और लगभग आपके 30% ग्रामर होते हैं, 70% वही गद्यांश पद्यांश से प्रश्न आपके होते हैं, वहीं से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी एक ही दो ग्रामर होते, बाकी आपके उन्हीं गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ग्रामर पर हमने एनसेस पर आपको बताया भी है कि किस किस टॉपिक या किस किस पर ग्रामर आपको फोकस करना है, इन्हीं पर पूछी जा रही है, जिसका प्रैक्टिस पेपर आपको ऑलरेडी दे दी गई है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है, संस्कृत शिक्षा शास्त्र संस्कृत पेडागोजी का 20 प्रश्न हम इस पर करेंगे। और जो पहला प्रश्न है, कल हमने मॉक क्वेश्चन किया था, सभी लोगों ने कमेंट किया है कि जीन पियाजे जी महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक है। सभी जानते हैं जीन पियाजे जी महोदय जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर बात करें बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जेपी गिलफोर्ड है। जी हाँ, अगर बुद्धि का आता है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संरचनात्मक। ठीक है, तो अगर बुद्धि के संरचनात्मक प्रयोग की बात करते हैं तो जेपी गिलफोर्ड। किसकी बात करेंगे? जेपी गिलफोर्ड महोदय जी का। और जेपी गिलफोर्ड महोदय से आज एक आया भी हुआ है आपके पेपर पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है आपके, जो दिया गया है वह विलियम वुंट है। ठीक है, दूसरे में जो प्रयोगात्मक दिया गया है वह आपके विलियम वुंट है। और जो तीसरा दिया गया है सक्रिय अनुबंधन, तो सक्रिय अनुबंधस्य की बात करेंगे तो सक्रिय अनुबंधन सभी लोग जानते हैं, बीएफ स्किनर की बात करेंगे। जी हाँ, ये किसका है? तो बीएफ स्किनर महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। और बुद्धि संरचनात्मक जेपी गिलफोर्ड, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट की बात करेंगे, सक्रिय अनुबंधन स्किनर की बात करेंगे और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि हेनरी कॉल्बर्ट कुक जो है द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है। और ये आज के हम प्रैक्टिस पेपर पर करेंगे, जो एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में ज़्यादातर वर्ग 1 वर्ग 2 के लेवल प्रश्न कर रहे हैं। जो आपके 2019 में पेपर हुआ था, वो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आपके प्रैक्टिस सेट पर कर रहे हैं। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न उनसे लिए गए हैं, बाकी आपके संभावित प्रश्न हैं। तो हेनरी कॉल्बर्ट कुक द्वारा जो है प्रतिपादित विधि कौन सी है? वह आपकी क्रीडा विधि। जी हाँ, जब भी हेनरी कॉल्बर्ट कुक का जिक्र आता है, क्रीडा विधि का नाम सर्वोपरि आ जाता है। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक सभी लोग जानते होंगे, कौन है? सभी लोग बताइए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, किलपैट्रिक नाम सभी आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो किलपैट्रिक है इनका नाम। एंड ह्यूरिस्टिक विधि सभी लोग पता होगा, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। जी हाँ, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। एंड मॉन्टेसरी इनके नाम से है, मारिया मॉन्टेसरी विधि है। ठीक है, तो ये चारों विधियाँ हो गई आपकी। तो हेनरी कॉल्बर्ट कुक द्वारा प्रतिपादित विधि क्रीडा विधि है। एंड प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रांग एंड मॉन्टेसरी बात करेंगे मारिया मॉन्टेसरी, इन्हीं के नाम से यह पद्धति है। एंड अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक है। देखिए, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना, इतने लेवल पर जितना कठिन प्रश्न आ रहा है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। क्षेत्र सिद्धांतकस या क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक है। कौन प्रतिपादक है क्षेत्र सिद्धांत के? तो आप सभी लोग परिचित होंगे, लेविन महोदय। जी हाँ, जब भी क्षेत्र सिद्धांत का जिक्र आता है, लेविन महोदय का जिक्र आ जाता है। जब भी क्लासिकल की बात करते हैं, क्लासिकल सिद्धांत की बात करते हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाती है, ईपी पॉलाव महोदय जी का नाम जिक्र आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, प्रबलन का सिद्धांत आता है तो प्रोफेसर हल महोदय की बात करते हैं। जी हाँ, प्रबलन का सिद्धांत हल महोदय का है। ठीक है, और टालमैन का कौन सा है? इनको टाल दिया जाए, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
कोठारी आयोगस्य अपरम नाम। जी हाँ, कोठारी आयोग का अपर नाम क्या है? एमपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कोठारी आयोगस्य अपरम नाम। तो कोठारी आयोग का जो अपर नाम है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, कोठारी आयोग का अपर नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग है। कोठारी आयोग की स्थापना सन 1964 ईस्वी में भारत के केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में उसकी स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। इस कोठारी आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? सन वाले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सन वाले प्रश्न आ रहे हैं। सन वाले तभी सही हो सकते हैं जब आपको पता होगा, क्योंकि अड़भक्का तुक्का कितना सही हो सकता है। सभी के लिए भाग की लकीरें होती हैं, भाग की रेखाएं सभी के लिए समान नहीं होती। ठीक है। गुरुकुल शिक्षा प्रलय कृते बलम कह दत्तवान। जी हाँ, गुरुकुल शिक्षा प्रलय अर्थात यहाँ पे समझ गए होंगे कि ऐसे विद्यालय जहाँ अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रलय की बात करेंगे। तो गुरुकुल शिक्षा प्रलय में किसने बल दिया है? तो सभी लोग जानते हैं, विवेकानंद की बात करेंगे। जी हाँ, विवेकानंद जी के अनुसार है कि शिक्षार्थी में विचारों की शुद्धता, ज्ञान की पिपासा, धैर्य, वचन और कर्म में शुद्धता इत्यादि गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ऐसे विद्यालय जहां विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहलाती है। और विवेकानंद भारतवर्ष में गुरुकुल प्रणाली के आधार पर शिक्षा व्यवस्था चलाने की राय देते हैं। और विवेकानंद जी का कथन है कि शिक्षा में विचारों की शुद्धता, ज्ञान की पिपासा, धैर्य, वचन और कर्म की शुद्धता इत्यादि गुणों की आवश्यकता है। विवेकानंद जी का कथन है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, विनय महोदय मूल उद्देश्य कहे। जी हाँ, जब भी विवेकानंद का जिक्र आता है, मोटिवेशन की बात की जाती है। अगर आपने हमारे दूसरे जो चैनल है मोरल मोटिवेशन, जी हाँ, जो केवल हम वहाँ पे मोटिवेशन चीज़ें जिक्र करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, तो मोरल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मोटिवेशन की बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। विनय महोदय मूल उद्देश्य का। देखिए, विनय जो महोदय जी है, इनका मूल उद्देश्य क्या है या मूल उद्देश्य है? देखिए, मूल उद्देश्य अब पढ़ लेंगे, संस्कृत दे थोड़ा दिक्कत आती है, मूल उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मूल उद्देश्य, अर्थात इनका मूल उद्देश्य कहाँ के निवासी हैं? जी हाँ, विनय महोदय जी है कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के। जी हाँ, फ्रांसीसी। विनय महोदय फ्रांसीसी की बात करेंगे। अमेरिका के कौन निवासी हैं? थांडाई की बात कर रहे हैं क्या? सभी बताइएगा। एक कारक बुद्धि के सिद्धांत विनय महोदय हैं और इनका जो मूल निवास है फ्रांस है। अल्फ्रेड विनय महोदय फ्रांस के प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक है। विनय का एक कारक बुद्धि का सिद्धांत सभी को परिचित होंगे। द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन महोदय जी का है। अगला प्रश्न है, विलियम वुंट महोदय है अस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक है। देखिए, विलियम वुंट महोदय ने किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? जीवन वृत्त विधि, अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक विधि, बाह्य दर्शन। देखिए, जब भी विलियम वुंट का जिक्र होता है, एक नाम याद रखेगा, वह आपका प्रयोगात्मक विधि। जी हाँ, विलियम वुंट का जिक्र होता है तो प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। और एक पूछा जाता है बाह्य दर्शन विधि। तो बाह्य दर्शन विधि के आपके कौन महोदय जी, इनके प्रवर्तक कौन हैं? आपके ध्यान दीजिएगा, वाटसन महोदय जी। जी हाँ, बाह्य दर्शन विधि के प्रवर्तक वाटसन महोदय जी है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा, छात्रेभ्य बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। देखिए, छात्रों की अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सर देखिए, जब भी बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, वह है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का भारतीय शिक्षा के प्रति जो योगदान है उसमें बुनियादी शिक्षा एंड अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है, जिसे हम बेसिक शिक्षा की बात करेंगे। एंड इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से जाना जाता है। जी हाँ, इसके आपके स्क्रीन पर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने 23 अक्टूबर को 1937 को नई तालीम योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। कब बनाई है? 23 अक्टूबर 1937। सन मत भूलिएगा, सब कुछ भूल जाइए लेकिन सन को मत भूलिएगा।
विवेकानंदस्य मते विद्याः मुख्योद्देश्यं वर्तते। जी हाँ, विवेकानंद का मत जो है कि विद्या जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विवेकानंद का क्या मत है कि विद्या जो है, विद्या का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो विद्या का उद्देश्य जो है चरित्र विकास। जी हाँ, विवेकानंद का मत है कि विद्या का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह चारित्रिक विकास की बात करेंगे। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी उसी शिक्षा को शिक्षा मानते थे जो चरित्रवान स्त्री पुरुष को तैयार कर सके। आज हमें जिसकी वास्तविक आवश्यकता है और वह है चरित्रवान स्त्री और पुरुष। जी हाँ, चरित्रता की बात की जाती है। किसी भी राष्ट्र का विकास और उसकी सुरक्षा उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर करता है। बालकों में उच्च चरित्र का निर्माण शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य है आफ्टर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। राधा कृष्ण आयोगस्य नामांतरम किम। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। राधा कृष्ण आयोग की बात करेंगे तो राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, यह इसका नाम क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, हमने आंसर भी बता दिया। तो राधा कृष्ण आयोग का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस आयोग भारत सरकार द्वारा 1948 के नवंबर माह में, जी हाँ, ये सन याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा सन 1948 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। जी हाँ, अगला प्रश्न है समन्वेषण विधि नामांतरम वर्तते। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्व अन्वेषण विधि का नाम किस नाम से जाना जाता था, यह जाना जाता है। तो स्व अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। स्वान्वेषण नामांतरम ह्यूरिस्टिक विधि वर्तते, अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि एक ग्रीक शब्द है। यह ह्यूरिस्को से बना हुआ है। इसका अर्थ मैं खोज करता हूँ। और इसकी उत्पत्ति एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। जी हाँ, जब भी ह्यूरिस्टिक विधि का जिक्र आता है आर्मस्ट्रांग सरों पर ही आते हैं। ये प्रश्न आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण सूत्रम विद्यते। इसके पहले जितने हमने 11 प्रश्न किए वो एमपी टेट 2019 या 11 में 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के पेडागॉजी के प्रश्न हमने किए और इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्रम विद्यते, ये रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो शिक्षण सूत्र किस प्रकार से होता है, तो शिक्षण सूत्र सरलात कठिनम प्रति, अर्थात सरल से कठिन के प्रति होता है। ठीक है, इस सूत्र का आशय यह होता है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों को जानकारी दी जाए, जिससे क्या होता है सभी जानते हैं कि पाठ का विषय में उनकी रुचि ध्यान लगे रहेगी। देखिए कोई बच्चा होगा अगर थोड़ा सरल उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनको कुछ पता होगा तो पाठ में रुचि होती है। फिर नहीं जानेंगे तो फिर आप टीचर से पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं ना। ठीक है, तो ये रुचियाँ जो हैं और ये सारी चीज़ें पेडागॉजी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर बातें कम करिए क्वेश्चन कीजिए, तो ये सारी पेडागॉजी भी बात करते हैं। ये सारा सिलेबस है और इसी तरह का प्रश्न आ रहा है। कोई ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्याकरण शिक्षणस्य को अयम विधि। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण जो विधि कहलाती है वह कौन सी कहलाती। कई बार जिक्र कर चुके हैं आगमन निगमन विधि। जब भी व्याकरण का जिक्र आता है विधि की बात की जाती है, आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इस विधि के 2 सोपान हैं, सभी को पता होगा। आगमन एवं निगमन की बात करेंगे। आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, अर्थात इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद नियम की पुष्टि होती है। इसी प्रकार निगमन विधि में पहले पूर्व नियम होता है, बाद में उदाहरण की पुष्टि होती है। तो दोनों अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्राथमिक स्तरीय को एवं विधि सम उपयुक्ति है, अर्थात प्राथमिक स्तर की दृष्टि से देखा जाए। जी हाँ, प्राथमिक स्तर के दृश्य अगर देखा जाए तो इनमें से जो आपको को एवं विधि सम उपयुक्त। जी हाँ, प्राथमिक स्तर में देखा जाए तो संयुक्त जो विधि होती है वह ज़्यादातर आपकी कथा विधि। जी हाँ, कथा कहानी विधियाँ जो हैं ये ज़्यादा विधि होती हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर कथा विधि संयुक्त होती है। अर्थात अगर हिंदी में समझे, अपनी घर की भाषा में समझे, मातृभाषा में समझें कि प्राथमिक स्तर में कथा कहानी विधि से दिया गया शिक्षण अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे कहानी के माध्यम से अधिक रुचि रखते हैं कि यहाँ ऐसा आया, हाथी उधर गया, घोड़ा इधर गया, कल ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया। कहानी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। प्राचीन काले गुरु स्व शिष्यान केन विधना शिक्षित इसम, अर्थात साथियों पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में गुरु जो हैं शिक्षकों को किस विधि के द्वारा शिक्षा देते थे। तो प्राचीन काल में गुरु जो है शिष्यों को, बालक विद्यार्थियों को, जैसे आप लोग मान लीजिए प्राचीन काल में शिक्षक थे
ठीक है, उस समय जैसे विद्यार्थी शिक्षक बोला जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है, उस समय शिष्य बोला जाता था। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे। तो शिष्यों को जो आप समझ लीजिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है व्याख्या विधि, जी हाँ, व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, व्याख्या बताया जाता था टोटल। जी हाँ, प्राचीन काल में गुरु शिक्षकों की व्याख्या विधि से शिक्षा प्रदान करते थे, छात्र सुनकर उसे ग्रहण करते थे। पहले श्रुति परंपरा विकसित हुई थी। जी हाँ, इसके पहले भी एक परंपरा थी श्रुति परंपरा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर अनंतरम लेखन परंपरा की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर कौन सा हुआ, आपका अनंतर लेखन परंपरा की शुरुआत हुई। इसके पहले शुद्ध परंपरा थी, केवल सुना जाता था, ठीक है, लिखा नहीं जाता था। व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की जो रीति है वह किस प्रकार की होती है। तो व्याकरण शिक्षण की नूतन अर्थात जो नई रीति होती है वह आगमन निगमन रीति कहलाती है। जी हाँ, व्याकरण शिक्षण की नई रीति आगमन निगमन है। आगमन निगमन रीति के द्वारा ही व्याकरण शिक्षण का पाठन होता है। व्याकरण शिक्षण शिक्षण विधि की अंगभूति प्रमुख विधि या श्रेष्ठ विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी है, तो सभी परिचित होंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि की बात करें, पाठ्यपुस्तक विधि, पाठशाला विधि, ये तीनों विधियां जो है उपयुक्त शरवाय प्रलय, ये तीनों जो है प्रणाली जो है संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा उपयुक्त शरवाय प्रलय। उपयुक्त सभी जो प्रणाली जो हैं आपके संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणालियाँ हैं, प्रत्यक्ष, पाठ्यपुस्तक, पाठशाला। ठीक है, 2-3 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का फीडबैक है, बेहतरीन। इसी तरह आप लोग फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर साथियों सर्वोपरि है। और जल्दी सी-टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, जुलाई में लगभग पेपर होगा। ठीक है, तो आफ्टर सी-टेट का जिनकी भी तैयारी करना है तो आफ्टर एमपी-टेट सी-टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, भाषाएं शिक्षणे यह केंद्रम भवति। पहले एमपी-टेट पे फोकस कीजिए, सिलेक्शन पाइए। जी हाँ, अपने आप से वादा कीजिए, अपने खुद से वादा कीजिए, अपने माता पिता से वादा कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए। उसके पहले मेहनत कीजिए, और मेहनत का सफलता जब सपनों को साकार करना है तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाती। ठीक है, तो भाषा शिक्षणम यह केंद्रम भवति। भाषा शिक्षण का केंद्र क्या होता है, सभी जानते हैं। भाषा शिक्षण का ना केंद्र पुस्तक होता है, ना श्यामपट्ट होता है, अध्यापक होता है। कब भैया, जिसको हम सिखा रहे हैं बालक ही नहीं होगा तो भाषा शिक्षण किस काम का। जी हाँ, भाषा शिक्षण का जो केंद्र होता है वह बालक होता है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अध्यापक बालक को ही शिक्षा देता है। आप लोगों की क्यों नियुक्त होगी भैया, बालक बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए, विद्यार्थी शिक्षार्थियों को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। देखिए छंदानुगत, ठीक है, छंद के अनुगत देखा जाए कौन सी शिक्षण प्रणाली होती है, सभी कम कीजिएगा। जी हाँ, छंद के अनुगत जो शिक्षा प्रणाली होती है वह होती है पद्य की। जी हाँ, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली पद्य की होती है। छंद, रस, अलंकार आदि पद में समाहित होते हैं और इनके प्रयोग से पद्य की उत्कृष्टता एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है। गद्य काव्य गंभीर होने के कारण नीरस होता है, गद्य काव्य में नीरस होता है, लेकिन पद्य में छंदरस, ये आपने पढ़ा होगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पे वीर रस हो रहा है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से काफ़ी सारे कविताएं आती हैं, ये रहीम की कविताएं आती हैं, ठीक है, रैदास की कविताएं आती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी कविताएं हैं, तुलसीदास की हो गई, ठीक है, कालिदास की हो गई। तो इनमें क्या होता है, ये आपके छंदानुगत शिक्षण प्रणाली कहलाती है, जिसमें छंद, रस, अलंकार ये आदि समाहित होते हैं। ठीक है, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर, जिसके बाद मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। संस्कृत अध्यापक का एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, किस विधि के माध्यम से करता है। देखिए आप संस्कृत के अध्यापक बनते हैं, मान लीजिए आप लोगों की नियुक्त होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, सिलेक्शन मिलता है, तो ये बताइए संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट कर रहा है तो आप किसी विधि का कर रहा है, व्याख्या विधि। जी हाँ, संस्कृत शिक्षण में संस्कृत के अध्यापक को अध्यापन करते समय एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, साथ ही शब्दों की व्युत्पत्ति भी बतानी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। और आज का मॉक क्वेश्चन इंटरेस्टेड प्रश्न है। जी हाँ, इंटरेस्टेड प्रश्न यह है कि संविधान से 343(2) अनुच्छेद अनुसारम। जी हाँ, संविधान का जो अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कौन सा है कि हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, अंगल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, या अंगल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। तो संविधान 343(2) के अनुसार अनुच्छेद जो है, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ठीक है, और इसका जो है आंसर पाने के लिए जो अगला आपकी क्लास आएगी, वॉच नेक्स्ट डे क्लासेज। थैंक्स फॉर वाचिंग, लविंग एंड
शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सरों पर ही है।